राज्य की उत्पत्ति के एक अन्य सिद्धांत शक्ति सिद्धांत के मान्यताओं और इसकी आलोचनाओं और महत्व को लेकर आज हम ई व्याख्यान के अंतर्गत चर्चा करेंगे। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत का सर्वप्रथम हम परिचय जानते हैं। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं वरन एक मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के विरोध में प्रस्तुत हुआ और राज्य को ईश्वरीय संस्था बताए जाने का विरोध किया गया और कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति या बल है। बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार है। राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है और इसकी उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति से हुई है। मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा अन्य निर्बल व्यक्तियों को पराजित कर अपने अधीन कर लेता था। इस प्रकार अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर वह जनपद का नेता बन जाता था और तब वह अपने जनपद की सहायता से निर्बल जनपदों को अधीन करना प्रारंभ करता था। विजय तथा अधीनता की इस प्रक्रिया का अंत उस समय होता था जब विजयी जनपद के पास अपना एक निश्चित प्रदेश हो जाता था। यहीं से राज्य की उत्पत्ति हुई। शक्ति सिद्धांत की मान्यता हमें अत्यंत प्राचीन काल से मिलती है। यूनान के सोफिस्ट विचारकों का भी यही मत था। इसी प्रकार प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में थ्रेसीमेकस नाम के पात्र ने कहा है कि न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मध्यकाल में राज्य सत्ता और वैधता के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाने पर धर्म संस्था के प्रतिपादक ईसाई धर्म प्रचारकों ने राज्य का विरोध करते हुए उसे पार्श्विक शक्ति का परिणाम बताया था। वर्तमान समय में भी अनेक राजनीतिक विचारकों द्वारा शक्ति सिद्धांत की पुष्टि की गई है। अराजकतावादी राज्य को शक्ति मूलक संस्था घोषित करते हुए राज्य के अंत का प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिवादी भी राज्य को शक्ति पर आधारित बताते हैं और इसी कारण राज्य को एक आवश्यक बुराई के नाम से संबोधित करते हैं। अराजकतावादी और व्यक्तिवादी ही नहीं वरन गांधी और साम्यवादी विचारकों का भी मत है कि राज्य एक शक्ति मूलक संस्था है और उसका विकास पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग के शोषण करने के फलस्वरूप हुआ है। शक्ति सिद्धांत के मूल तत्वों के बारे में भी जानना आवश्यक है। शक्ति सिद्धांत की व्याख्या और उसकी विकास की उपयुक्त विवेचना के आधार पर शक्ति सिद्धांत के कुछ तत्व स्पष्ट हो जाते हैं, जिनमें राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति को माना जाता है। राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों के ऊपर अधिकार और प्रभुत्व का परिणाम बताया गया है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि शक्ति ही न्याय है। शक्ति सिद्धांत का अगला तत्व है कि यह आज भी राज्यों की आंतरिक शक्ति और बाह्य सुरक्षा बल प्रयोग के आधार पर कायम रखी जाती है। इस प्रकार शक्ति सिद्धांत विजय के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति को प्रकट करता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत के अनुसार राज्य के अधिकारों को न्यायोचित ठहराता है। इसमें संदेह नहीं है कि शक्ति ने राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वर्तमान राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति अनिवार्य है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि केवल शक्ति के प्रयोग से ही राज्य की उत्पत्ति संभव हो गई। इसी कारण अनेक आधारों पर शक्ति के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। शक्ति के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि केवल शक्ति ही राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र या संभावित कारण नहीं है। राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति से ही नहीं हुई और शक्ति ही राज्य का एकमात्र तत्व नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में रक्त संबंध, धार्मिक एकता, आर्थिक हितों और राजनीतिक चेतना ने भी शक्ति के समान महत्वपूर्ण कार्य किया है। सीले के शब्दों में राज्य की उत्पत्ति के भक्ति द्वारा
नहीं हुई, अपितु विस्तार क्रम में निसंदेह शक्ति ने भाग लिया है। शक्ति राज्य का स्थायी आधार तत्व नहीं हो सकती है। शक्ति को राज्य के आधार के रूप में इस कारण भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि शक्ति राज्य को आवश्यक दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती है। स्थायी रूप से एक राज्य सहयोग की भावना पर ही आधारित हो सकता है और शक्ति कभी सहयोग की भावना जागृत नहीं कर सकती। सभी व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन शक्ति के भय के कारण नहीं करते हैं, वरन इस कारण करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का यही एकमात्र साधन है और इसी से व्यक्ति के चरित्र का विकास संभव है। शक्ति सिद्धांत की आलोचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंत के कारण भी की जाती है। यदि शक्ति को राज्य का आधार मान भी लिया जाए तो शक्ति ही सत्य है के दौर में व्यक्तियों की स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकेंगे। औचित्य रहित शक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विरोधी है और राज्य का आधार हो ही नहीं सकती, क्योंकि राज्य का अस्तित्व सबल और निर्बल सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता और हितों की रक्षा के लिए होता है। शक्ति सिद्धांत को स्वीकार करने का अर्थ होगा आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन। यदि शक्ति को राज्य का आधार मान लिया जाए तो प्रत्येक अपने आप को दूसरों की अपेक्षा शक्तिशाली सिद्ध करने में प्रयत्नशील रहेगा और निरंतर संघर्ष चलते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस सिद्धांत को स्वीकार करने लेने पर विवाद के निर्णय हेतु युद्ध के मार्ग को अपनाया जाएगा और सदैव ही युद्ध की अवस्था बनी रहेगी। अतः राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के हित में शक्ति सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रजातांत्रिक परंपरा के विरुद्ध भी शक्ति सिद्धांत को माना जाता है। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य का आधार शासन की इच्छा और शक्ति है, जनमत नहीं। लेकिन प्रजातंत्र जन इच्छा, न्याय, स्वतंत्रता और समानता में विश्वास करता है। अतः शक्ति सिद्धांत प्रजातांत्रिक परंपराओं और विश्व बंधुत्व की भावना के नितांत विपरीत है। शक्ति सिद्धांत की इतनी अधिक आलोचना किए जाने पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति एक तत्व रहा है और शक्ति वर्तमान राज्य में राज्य के अस्तित्व का प्रमुख आधार है। राजाज्ञा के प्रचलन में भी औचित्यपूर्ण शक्ति का बहुत अधिक भाग होता है और राज्य के विकास एवं संचालन में भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि इस शक्ति का प्रयोग उचित और जनसाधारण के हित में किए जाने की अनिवार्यता और अपेक्षा सदैव बनी रहती है। इस प्रकार आज हम ई व्याख्यान के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के बारे में जाना। अगले भाग में हम राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अन्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।